नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं भूगोल के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस सीरीज में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पे हेडिंग बना के मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक जटिल तंत्र है, ठीक है, जिसमें जीवित प्राणी और उनके पर्यावरण के बीच आपसी क्रियाएं होती हैं। जीवित प्राणी और पर्यावरण के बीच की आपसी क्रियाएं हम पारिस्थितिकी तंत्र में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व उसके बाद है। तो पहला महत्व है जीवन का आधार। ठीक है, यह मानव और अन्य जीवों के लिए जलवायु, भोजन और आश्रय प्रदान करता है। जीवन का आधार, ठीक है। उसके बाद है जलवायु और मौसम। यह भी प्राकृतिक पर्यावरण के महत्व का दूसरा पॉइंट है, जलवायु और मौसम। प्राकृतिक पर्यावरण जलवायु और मौसम को नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता, ये विभिन्न प्रजातियों को जीने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, जैव विविधता का मतलब होता है विभिन्न अलग अलग प्रजातियों के जो जीव होते हैं, जीव जंतु है ना, उन्हें जीने के लिए अनुकूल वातावरण को प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद है संसाधनों का स्रोत। प्राकृतिक पर्यावरण से खनिज, जल, लकड़ी और ऊर्जा जैसे संसाधन प्राप्त होते हैं। संसाधन कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, जो खनिज पदार्थ होते हैं ये भी एक संसाधन होते हैं, जैसे जल है, लकड़ी है, ऊर्जा है। ठीक है, ये सारे संसाधन हैं। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के लिए खतरे, कौन कौन से खतरे हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए खतरों में आता है वनों की कटाई। अगर वन को हम काट दें, यानी कि पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा काट दें, तो पर्यावरण के लिए खतरा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रदूषण। तो प्रदूषण यानी कि जल प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब किसके लिए खतरा है? प्राकृतिक पर्यावरण के लिए ये सब खतरा है। उसके बाद है शहरीकरण और औद्योगिकरण। ठीक है, ये भी प्राकृतिक पर्यावरण के लिए खतरा है। शहरीकरण से क्या होगा? जब कहीं पर शहर बनता है, यानी घनी बस्तियां होती हैं, तो वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, मतलब प्रदूषण ज्यादा होता है। तो इससे क्या होगा? पर्यावरण को खतरा होगा। ठीक है, शहर बनते हैं तो जंगल को भी काटना पड़ता है। दूसरी बात, औद्योगिकरण से भी पर्यावरण को खतरा होगा। औद्योगिकरण का मतलब होता है कल कारखानों का लगना, फैक्ट्रियों का लगना। अगर किसी क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगती हैं तो उससे पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा बहुत ज्यादा, तो क्षेत्र के पेड़ पौधा भी कटेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? औद्योगिकरण भी प्राकृतिक पर्यावरण के लिए खतरा है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अगर जलवायु, इन्हीं सारे कारणों की वजह से जलवायु में परिवर्तन आता है, इससे वो भी क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के लिए खतरा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ पे हमने लिखा है, पहले मानव भूगोल क्या है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा जो मानव और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, ये हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि पर्यावरण और मनुष्य में आपस में क्या संबंध है। ठीक है, अगर पर्यावरण हमारे अनुकूल होगा, वहीं पर हम रहते हैं, यानी कि जीवन वहीं पर संभव है। मानव कहाँ रहेगा? जहाँ पर रहना हमारे लिए अनुकूल है। अगर बिल्कुल बर्फ वाले क्षेत्र में हम नहीं रह सकते, क्योंकि वो क्षेत्र हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो बर्फीली एरिया में लोग कम रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि मनुष्य और पर्यावरण का क्या असर पड़ता है। तो जहाँ पर हमारे लिए वातावरण रहने योग्य होता है, वहीं पर हम रहते हैं, सभी जीव जंतु, पक्षी। ठीक है, मानव भूगोल की प्रकृति निम्नलिखित विशेषताओं में व्यक्त होती है। तो यहाँ पे विशेषता हम पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता है अंतर विषयक अध्ययन। ठीक है, तो भूगोल अन्य सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें समाज का भी हम अध्ययन कर लेते हैं, अर्थशास्त्र का भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो भूगोल अन्य चीजों से जुड़ता है, हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, इतिहास से। ठीक है, उसके बाद ये इसलिए लिखा अंतर विषयक अध्ययन। अंतर मतलब इसके अंदर अन्य विषय समाहित हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि सामाजिक हो गया, प्राकृतिक विज्ञान हो गया, ठीक है, और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन इसी के अंतर्गत हम करते हैं। संस्कृति का मतलब होता है रीति रिवाज, धर्म। ठीक है, ये सांस्कृतिक होता है। ठीक, विविधता का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाज, भाषा, धर्म है। ठीक है, तो इसका भी अध्ययन हम इसी में करेंगे। यहाँ मानव भूगोल विभिन्न सांस्कृतिक, यानी कि संस्कृतियों का मतलब होता है रीति रिवाजों। ठीक है, वहाँ के रहने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने खाने पीने का तरीका, वेशभूषा का तरीका, मतलब कपड़े पहनने का तरीका। ठीक है,
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वेशभूषा है, कपड़े पहनने का तरीका है, ठीक है। जैसे दक्षिण भारत में ज़्यादातर लुंगी पहनते हैं लोग, शर्ट ऊपर पहनते हैं, नीचे लुंगी पहनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे कुछ अलग अलग पहनावा भी है। तो ये सब किसमें आता है, सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत आता है, ठीक है। भाषाओं का, धर्मों का, रीति रिवाजों का विश्लेषण करता है कौन, सांस्कृतिक विविधता का अध्ययन, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या आ जाता है, गतिशीलता। इसमें क्या है, गतिशीलता होती है। मानव भूगोल में क्या होगा, गतिशीलता। गतिशीलता ये होता है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है बदलना, ठीक है। जैसे पहले हम बचपन में थे, वैसे तो अब नहीं, तुम्हारा स्वभाव जो है चेंज हो गया। मनुष्य का स्वभाव समय के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। तो वैसे गतिशीलता, ये विषय गतिशील है क्योंकि ये समय के साथ मानव और पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन करता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, पर्यावरण भी बदल रहा है, तो हम पर्यावरण के अनुसार अपने आप को उसी वातावरण में ढाल लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। कोई अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, तो नीचे कमेंट मैंने खोल रखा है ना, वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।